गांव के ठाकुर उसकी बेटी को उठा ले जाते हैं और जब वो गिड़गिड़ाती हुई उनके घर अपनी बेटी को लेने पहुंचती है तो उसको ये कहकर भगा देते हैं कि 2 दिन बाद लौटा देंगे तेरी बेटी। वो थाने जाती है लेकिन थानेदार भी बिना रिपोर्ट लिखे उसे भगा देता है और फिर 2 दिन बाद गांव की बकरी चराने वाली महिलाओं को पास की नहर में मिलती है एक लड़की की लाश। 60-70 के दशक की किसी फिल्म की कहानी जैसी लगने वाली ये घटना दिसंबर 2021 की है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। मन विचलित करने वाली ये तस्वीरें वैशाली बिहार की है। गांव के लोग उसी सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं जिसको उन्होंने वोट देकर राजगद्दी सौंप दी है। मन में कड़वाहट और डर समेटे ये परिवार शायद आज यही कह रहा होगा कि फूलन, ओबेडिएंट क्वीन, तुम वापस आ जाओ और फिर भून दो उन ठाकुरों को जिन गिद्धों ने नीच लिया उनकी फूल सी बेटी को। 14 फरवरी 1981 में फूलन देवी ने गैंगरेप का बदला लेने के लिए एक साथ 20 ठाकुरों को कतार में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। जातिवादी अखबारों, मीडिया ने इसे नरसंहार नाम दिया था। अखबार बड़े जोर शोर से इसे हत्याकांड कहकर फूलन को फांसी देने की मांग कर रहे थे। ये वही अखबार है जो आज भी सवर्ण महिला पर अत्याचार होने पर नाम जाति का उल्लेख किए बिना उसके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। लेकिन दलित लड़की से रेप होने पर सबसे पहले उसकी जाति लिखकर जातिवादियों का मानस बदल देते हैं। मीडिया ने उस हत्याकांड के पीछे की कहानी बताने की जरूरत नहीं समझी और देश का जनमानस फूलन के खिलाफ बना दिया था। एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की जमीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर ठाकुर के गैंग ने, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी। अपने कुल 48 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था। समय गुजरने के साथ देश अपने साथ हुए अत्याचारों को कैसे भूल जाता है, यह अंदाजा आपको आजाद भारत के उस क्रूरतम रेप केसों को जानकर हो सकता है। कहा जाता है कि इंसाफ देर से मिलना और न मिलना एक ही बात है, और महाराष्ट्र के खैरलांजी में भी वही हुआ। जातिवादी हिंसा ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया और चंद आरोपियों की सजा होने के अलावा घटना में शामिल ज्यादातर लोग अभी भी खुले में घूम रहे हैं, जिनमें राजनेता तक शामिल हैं। 29 सितंबर 2006 को लगभग 70 परिवारों ने एक दलित परिवार को घेर लिया। इनमें कई सारी महिलाएं भी शामिल थी। दलित परिवार में उस वक्त घर पर सिर्फ सुरेखा और उनके बच्चे थे। पति भैयालाल खेतों में काम कर रहे थे। सुरेखा और प्रियंका को सरेआम नग्न कर एक बैलगाड़ी से बांधा गया और पूरे गांव में घुमाया गया। सुधीर और रोशन को भी नग्न करके पीटने के बाद उन्हें अपनी मां और बहन का दुष्कर्म करने को कहा गया। जब वो नहीं माने, उनके यौनांग काट दिए गए और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। सुरेखा और प्रियंका का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उन्हें मार दिया गया और उन सब की लाशें पास की सूखी नदी में फेंक दी गई। भैयालाल सिर्फ इसीलिए बच पाए क्योंकि उस वक्त वे घर पर नहीं थे। मीडिया ने जब खैरलांजी की इस घटना को कवर किया तो उसने जाति का कोई जिक्र ही नहीं किया। यह मुद्दा जातिवादी हिंसा से पीड़ित महिला के चरित्र पर आ गया था। अदालत ने भी SC/ST कानून लागू नहीं किया, इस धारणा के आधार पर कि खैरलांजी गांव में हुई ये हत्याएं जातिगत हिंसा नहीं बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं का कारण था। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र से दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इस मामले में सिर्फ 8 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से अदालत ने 6 लोगों को मौत और 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई। लेकिन केस जब बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर विभाग के सामने पेश किया गया तो उन्होंने सजा कम कर दी। मौत की सजा की जगह 25 साल के कारावास की सजा सुना दी गई। इसकी सुनवाई 2015 में होनी थी। 2017 जनवरी में भैयालाल भोतमांगे 62 की उम्र में हार्ट अटैक से चल बसी। वे अपनी मृत पत्नी और बच्चों को इंसाफ नहीं दिला पाए। पहला मामला अरुणा शानबाग रेप केस का है। 1973 में हुआ देश का पहला और सबसे चर्चित रेप केस अरुणा शानबाग रेप केस है। इस केस में मुंबई की एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा का अस्पताल के ही एक सफाई कर्मचारी ने सोडोमी रेप किया था। सोडोमी यानी अप्राकृतिक सेक्स, लेकिन उस समय सोडोमी कानून में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था।
जिससे रेप का केस नहीं दर्ज हो सका था। हालांकि अरुणा रेप के आरोपी सोहनलाल के खिलाफ लूट और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत उसे मात्र 7 साल की जेल हुई। 7 साल जेल में गुजारने के बाद सोहनलाल बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन 42 साल तक कोमा में रही अरुणा शानबाग की 18 मई 2015 को मौत हो गई थी। दूसरा मामला मथुरा का है, मथुरा रेप केस। टॉप एप्स ऑनलाइन के अनुसार देश में महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन करने वाला मथुरा रेप केस इतिहास का एक बड़ा केस था। 1972 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का 2 सिपाहियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में उस लड़की के बारे में कहा गया कि उसे कई लोगों से संबंध बनाने की आदत है और इसे मानते हुए जिला अदालत ने पुलिस वालों को बरी करने का फैसला सुनाया। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर भी सिपाहियों को कोई सजा नहीं हो पाई थी, जिसके बाद न्याय व्यवस्था में मौजूद पुरुषवादी सोच ने महाराष्ट्र की महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों को आंदोलित कर दिया। जिसके बाद न्याय व्यवस्था में मौजूद पुरुषवादी सोच ने महाराष्ट्र की महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों को आंदोलित कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को लेकर कानून में सुधार किया गया। तीसरा मामला है भवरी देवी गैंगरेप का। महिला विकास कार्यक्रम की एक छोटी सी कार्यकर्ता भवरी देवी राजस्थान के भतेरी गांव में काम कर रही थी। 1992 में जब उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोलना शुरू किया तो ऊंची जाति के 5 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन भवरी देवी को जब उसकी छोटी जाति का होने की वजह से न्याय नहीं मिला तो मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला और भवरी देवी के समर्थन में खबरें दिखाई, लेकिन भवरी देवी को न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि जिला अस्पताल में भवरी देवी जब मेडिकल जांच के लिए गई, जो पुरुष डॉक्टर ने महिला की जांच करने से मना कर दिया था और उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को रेफर किया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल में भवरी जब पहुंची तो वहां कहा गया कि उसकी मेडिकल जांच जिलाधिकारी के आदेश पर ही की जा सकती है, लेकिन फिर जिलाधिकारी ने आदेश देने से मना कर दिया। इस मामले में भी भवरी देवी को न्याय नहीं मिल सका। चौथा मामला है प्रियदर्शनी मट्टू रेप का और हत्या केस। भारतीय इतिहास में एक और रेप और हत्या का मामला 1996 में सामने आया था। 25 साल की प्रियदर्शनी मट्टू दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका एक शख्स ने उसी के घर में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में भी स्थानीय अदालत ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। माना जा रहा है कि किसी कोर्ट का यह फैसला पहला था जिसमें मीडिया के कारण किसी पीड़िता को न्याय मिला हो। अंजना मिश्रा रेप केस 1999 में हुआ। अंजना मिश्रा रेप केस पहला हाई प्रोफाइल केस था। रेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को आजीवन कारावास सजा हुई है और एक आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद सौम्या रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, इमराना रेप केस 2005 में हुआ। इमराना केस अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून की नई समस्या देश के सामने खड़ी कर दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक गांव में इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने ही किया था, लेकिन इस मामले पर गांव के बुजुर्गों ने इसे सहमति का मामला माना और इमराना को फरमान सुनाया कि वह अपने पति को छोड़कर अब ससुर के साथ ही रहे और ससुर को ही अपना पति माने। लेकिन मामले को मीडिया ने काफी तवज्जो देने पर मामला कोर्ट में पहुंचा। इमराना को न्याय देते हुए अदालत ने ससुर को 10 साल की सजा सुनाई। जिसके बाद स्कारलेट किलिंग रेप केस 2009 में यह मामला आया था। अपने माता पिता के साथ ब्रिटेन से पर्यटन के लिए भारत आई 15 साल की स्कारलेट का बलात्कार और हत्या मामले में स्कारलेट के पहनावे और लाइफस्टाइल को ही दोषी ठहराया गया। साथ ही लड़की के माता पिता को ही लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया था। पीड़ित का विदेशी होने की वजह से अभी तक स्कारलेट के बलात्कारी को पकड़ा नहीं जा सका और न ही स्कारलेट को न्याय मिल सका। अब तक सबसे ज्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस को माना जा रहा है। इस रेप में एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने इस मेडिकल की छात्रा से दिसंबर 2012 को दरिंदगी दिखाई। उसे शायद ही कोई भूल पाए। इस मामले की कवरेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में की गई। अपराधियों को अदालत ने फांसी की सजा भी सुनाई है। हाथरस मामले में भी सारे देश में आक्रोश और गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उस पीड़ित लड़की की मृत्यु हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जताया और लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। इस घटना में क्योंकि पुलिस की भूमिका काफी संदेहपूर्ण रही, पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया,
जिसके कारण पुलिस की छवि खराब हो गई। अधिकारियों का भी निलंबन भी हुआ। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर भी उतर गए। उन्नाव मामले में पीड़िता की महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भारत की अपराध दंड संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 156 में प्रावधान है कि पुलिस अगर किसी मामले में शिकायत न लिखे तो पीड़ित अदालत के जरिए एफआईआर करवाए जाने की दरखास्त कर सकते हैं। लड़की की अर्जी के बाद अदालत ने तहकीकात का आदेश दिया और पुलिस को एफआईआर करनी पड़ी। उन्नाव रेप मामले में दोषी पाए गए बीजेपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता को अदालत ने सुरक्षा मुहैया कराई है। पीड़ित परिवार दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली महिला आयोग उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद अभी हाल ही में 2019 में हैदराबाद की वेटरनरी महिला डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार का मामला है। ऐसे कई मामले हैं, जितना गिनाए कम है। आंकड़े देखें तो पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। तो वही साल 2019 में दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2018 में देश में हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग थी, जबकि 50% से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। कठुआ मामले के बाद पॉक्सो एक्ट में बदलाव के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 16 दिसंबर को निर्भया रेप और मर्डर केस के बाद देश में संसद से सड़क तक पर रेप कानून में बदलाव के लिए लोगों ने आवाज उठाई। तब वर्मा कमीशन की सिफारिश के बाद सरकार ने कानून में तमाम बदलाव किए। इन दोनों अपराधों में फांसी की सजा तक हो सकती है। फिर भी आज भी अपराधियों में इसका खौफ नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। अब वैशाली बिहार का ही मामला देखिए। इतने कानून बनाने के बाद भी किसी फिल्म की कहानी की तरह गांव के ठाकुर उसकी बेटी को उठा ले जाते हैं और जब वो गिड़गिड़ाती हुई उनके घर अपनी बेटी को लेने पहुंचती है तो उसको यह कहकर भगा देते हैं कि 2 दिन बाद लौटा देंगे तेरी बेटी। वो थाने जाती है, लेकिन थानेदार भी बिना रिपोर्ट लिखे उसको भगा देता है। और फिर 2 दिन बाद गांव की बकरी चराने वाली महिलाओं को पास की नहर में मिलती है एक लड़की की लाश। शिकायत में लड़की की मां ने लिखा है कि 20 दिसंबर को उनकी बेटी का अपहरण किया गया था, जिसके बाद वह आरोपी के घर अपनी बेटी को लेने गई थी, जहां उसे हथियार के बल पर भगा दिया गया था। इसके बाद वह स्थानीय बुद्धिजीवियों को लेकर आरोपियों के यहां पंचायत के लिए पहुंची। इसके बाद आश्वासन दिया गया कि 2 दिनों बाद उसकी बेटी को वापस कर दिया जाएगा। अब इस घटना से सवाल निर्माण होता है कि आज भी दलित और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के वर्ग के साथ कितना उचित व्यवहार किया जा रहा है। और कहा जाता है कि दुष्कर्म की कोई जाति नहीं होती, पर न्याय तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। न्याय सबको एक जैसा क्यों नहीं? हाथरस, उन्नाव, कठुआ मामले में जहां कार्रवाई को समय लगा या पीड़िताओं के साथ प्रशासन के रवैये पर सवाल उठे, तो वही हैदराबाद महिला डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस हत्या मामले में चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ऐसा क्यों? फूलन देवी गैंगरेप का बदला लेने के लिए एक साथ 20 ठाकुरों को कतार में खड़ा कर गोलियों से भुना दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र का दूसरा मामला नागपुर के कस्तूरबा नगर का देखिए, जहां बस्ती में कई दलित परिवार की 40 से अधिक महिला और बेटियां अक्कू यादव की घिनौनी हरकतों का शिकार हुई थी। अक्कू यादव वह दरिंदा था जो महिलाओं का रेप करने के बाद उन्हें चाकू से मार देता था। महिलाओं के साथ लगातार होने वाली इन वारदातों की वजह से इस बस्ती में करीब 10 साल तक दहशत का माहौल रहा था। अक्कू यादव के खिलाफ करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज भी हुए थे। फिर भी यहाँ की महिलाओं को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। कहा जाता है कि मीडिया ने तक उनकी बातों का मजाक बनाया, जिससे आहत होकर बस्ती की करीब 200 महिलाओं ने भरी अदालत में उसे मृत्यु दंड दे दिया। इस वक्त इन पीड़ित महिलाओं को खुद को न्याय दिलाने के लिए एकता की ताकत दिखानी पड़ी थी। फूलन देवी ने गैंगरेप का बदला लेने के लिए एक साथ 20 ठाकुरों को कतार में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। जातिवादी अखबार और मीडिया ने इसे नरसंहार नाम दिया था। अखबार बड़े जोर शोर से इसे हत्याकांड कहकर फूलन को फांसी देने की मांग कर रहे थे। ये वही अखबार है जो आज भी सवर्ण महिला पर अत्याचार होने पर नाम जाति का उल्लेख किए बिना उसके लिए इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन दलित लड़की से रेप होने पर सबसे पहले उसकी जाति लिखकर जातिवादियों का मानस बदल देते हैं। मीडिया ने उस हत्याकांड के पीछे की कहानी बताने की जरूरत नहीं समझी और देश का जनमानस फूलन के खिलाफ बना दिया था।
सवाल पूछा जा रहा है कि वैशाली बिहार मामला कितना उठा रहा है ये गोदी मीडिया। अगर दलित वंचित तबकों के लिए कानूनी सुरक्षा नहीं है तो इनके लिए जीवन जीना तो बद से बदतर होता चला जाएगा, जिसे देख तो यही लगता है कि सच में जाति, जमीन, महिला, पुरुष सब कुछ समेटे हुए फूलन देवी को फिर से एक बार लौट आना चाहिए।